नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक जो भी पढ़ा चुका हूं आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये है हमारा नेशनल इनकम। ये एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे जहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड जरूर मिलेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नेशनल इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम को, कौन कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जब आप ये पूरा कवर कर लेंगे, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप देखिएगा, आप नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कभी भी फ्यूचर में कोई एग्जाम में आप देखेंगे, तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कैलकुलेट करता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है, कोई इंडिविजुअल है, कौन करता है, उसकी स्थापना कब हुई, मतलब कि स्टैब्लिश कब हुआ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके चीफ कौन कौन है, उसका फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करता है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है। तो देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है सीएसओ। सीएसओ क्या है? सीएसओ है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, अगर आज की डेट में या फ्यूचर में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ सीएसओ, और ऑप्शन में एक ये आपको रखता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका पहले नाम था, अब ये नाम हो चुका है चेंज। अब ये क्या हो गया? अब सीएसओ का मतलब हो गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये है इसका करेक्ट एब्रिविएशन। आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट एब्रिविएशन क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है सीएसओ की? 2 मई 1951। ठीक है। 2 मई 1951 सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसकी पूरी टीम होती है, किसके द्वारा हेड होता है, कौन हेड होता है, कौन चीफ होता है, सारा कुछ यहाँ पर हम समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं आखिर इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ये जो हमारा सीएसओ है ये करता क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है, जो भी हमारी कंट्री में जितनी भी आपकी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं, स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन आवर कंट्री। ठीक है। सीएसओ का मेन फंक्शन क्या है? स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे ये क्या होता है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज? जितनी भी एक्टिविटीज, हमारा स्टैट्स मतलब क्या होता है? एक तरह का डेटा। तो जितने भी हमारी कंट्रीज में डेटा कलेक्ट करने के काम होते हैं, जैसे आपको पता है नेशनल इनकम के लिए हमें कहीं ना कहीं डेटा निकालना पड़ता है, पॉपुलेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं डेटा चाहिए होता है। तो जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं, सर्वे होते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं, है ना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं। इसके अलावा अपनी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा होता है। इसके अलावा आपको मालूम होगा गवर्नमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। वो सब कहाँ से रिलीज करता है? जब तक हमारे पास स्टैट्स नहीं होंगे, डेटा नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कर सकते। तो एक तरह से स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन्हीं सारी चीजों की एक्टिविटीज होती है, वो होता है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज। तो सीएसओ मेजर जो उसका काम है या मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए। अब सीएसओ में कौन कौन लोग होते हैं, पूरे जो इनकी टीम होती है इसमें कौन कौन लोग होते हैं? सबसे पहले आपके तो एक होते हैं डायरेक्टर जनरल, जिसे हम बोलते हैं डीजी। कौन होता है? एक होते हैं आपके डीजी, डायरेक्टर जनरल। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ये होते हैं पांच पांच एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, डीजी। ठीक है। इसके बाद कौन होते हैं? डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स। ये चार होते हैं, चार डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स। ठीक है। छह इसमें आपके छह आपके होते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स। इसके बाद आपके इसमें होते हैं सात, आपके होते हैं स्पेशल स्पेशल टास्क ऑफिसर्स। ठीक है। स्पेशल टास्क ऑफिसर्स,
ऑफिसर्स। इसके अलावा इसमें होते हैं आपके 30 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 30 आपके डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं। और इसके बाद आपके इसमें 48 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हेड कौन होता है? हेड होता है डायरेक्टर जनरल सीएसओ का। ये हमने बात करी किसकी? सीएसओ की। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसको समझते हैं। वो आता है एनएसएसओ। अब आप कहेंगे एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ ये क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी नाम अब चेंज हो चुका है। ये क्या हो चुका है? ये हो चुका है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुआ है आपका 1950 में, 1950 में। अब देखिए इसका क्या काम होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके जो फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ये कंडक्ट करता है। ठीक है, अब ये भी एक तरह से बेसिकली आपका जो अभी मैंने पीछे बताया सीएसओ का मेन काम क्या होता है? सोशल या आपका स्टैटिस्टिकल जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी एक तरह से आपका स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी का ही पार्ट है। जितने भी आपके सर्वेज वगैरह होते हैं ये सब स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज का ही पार्ट है, ये आपका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। तो एक तरह से सीएसओ और एनएसएसओ ये दोनों मिलके काम करते थे। लेकिन क्या हुआ? 23 मई 2019 को भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने दोनों को मर्ज कर दिया। मतलब कि एनएसएसओ को सीएसओ में मर्ज कर दिया 23 मई 2019 को। और उसके बाद मर्ज किया, मर्ज करने के बाद उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नया ही नाम दे दिया। तो हम बात करते हैं 23 मई 2019 को भारत सरकार ने क्या किया? सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को क्या किया? मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया आपस में। मिलाने के बाद उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उसका नाम दे दिया एनएसओ। अब आप कहेंगे ये एनएसओ क्या है? तो एनएसओ है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अब आज की डेट में सीएसओ और एनएसएसओ ये दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं। सीएसओ और एनएसएसओ दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं। क्या बन चुके हैं? अब बन चुके हैं एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा होता था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने क्या किया? 15 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को मिला दिया। किसने? भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को मिला दिया। और मिलाने के बाद उन्होंने बोला कि इसको अब जाना जाएगा, एक अलग मंत्रालय बना दिया, एक अलग मिनिस्ट्री बना दी और इसको जाना जाएगा MOSPI के नाम से। MOSPI। अब ये क्या है? ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर कौन है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर राव इंदरजीत सिंह। और यही जो है आपके राव इंदरजीत सिंह, यही है आपके इस एनएसओ के हेड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सीएसओ मैंने आपको बताया क्या होता है, एनएसएसओ मैंने आपको बताया क्या होता है। दोनों का मर्ज कर दिया सरकार ने 23 मई 2019 को। और इसका जो हेड बना वो कौन होता है? इसका चीफ कौन होता है? चीफ होता है जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर आज की डेट में है मिस्टर राव इंदरजीत सिंह। और ये जो मिनिस्ट्री बनी है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी है, अलग से एक मंत्रालय बना है।
कब बना है? 15 अक्टूबर 2019 को। पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते थे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता था। इन दोनों को मर्जर कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद पूरा एक अलग मंत्रालय बना दिया गया और इसके जो मिनिस्टर होते हैं वही आपके, इसके जो मिनिस्टर होते हैं यही आपके एनएसओ के चीफ होते हैं। एनएसओ चीफ या एनएसओ का आप बोल सकते हैं एनएसओ के हेड होते हैं। यहां तक आपको पूरी चीज क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो यहां पर हम आपको पूरा लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स इसके अलग अलग विंग्स हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अलग अलग विंग्स हैं। इसमें क्या आता है आपका? इसमें आ जाता है एनएसओ। एनएसओ के ही अंडर में आपको मालूम होना चाहिए सीएसओ प्लस एनएसएसओ, इन दोनों का हो चुका है मर्जर। ठीक है, अब ये जो आता है हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये इसके अलग अलग विंग्स हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसके साथ आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है और प्रोजेक्ट आ जाता है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आप बोल सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। इसके अलावा इसमें आ जाता है एमपीएलएडी। एमपीएलएडी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैड जिसे बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको अभी हमें पढ़ना नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? हमें मेन ये पढ़ना है। तो सीएसओ मैंने आपको बता दिया, एनएसएसओ बना दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। उसके बाद क्या बन गया? बन गया हमारा एनएसओ। किसके अंडर में आता है, कौन चीफ होता है, सब कुछ आपको बता दिया। इसका अब एक और विंग है, इसका ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसका एक और विंग है। वो क्या है? वो है हमारा एनएससी। अब आप कहेंगे एनएससी क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएससी है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कमीशन। इसकी बात करें तो ये कब बना है? ये आपका बना है 12 जुलाई 2006। 12 जुलाई 2006। देखिए ये सब एस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मैं चाहता तो मैं आपको सिर्फ ये बता देता कि बस नेशनल इनकम कैसे काउंट करी जाती, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाने से। मैं इसीलिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं कि कहीं से कुछ भी पूछ ले। अब आपसे पूछ लेता है एनएससी बताइए, एनएससी कब एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि 12 जुलाई 2006 को एनएससी बना है। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि सीधे नेशनल इनकम से चालू किया, बस बता दिया हो गया। कैसे क्या होता है पूरा आप उसको समझिए, बहुत काम आते हैं सब छोटी छोटी चीजें। एनएससी का एब्रिविएशन अब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अब देखिए ये क्यों बनाया गया, इसका मेन काम क्या होता है, सबसे पहले तो समझिए ये है क्या। एनएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी। अब आप कहेंगे ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है? जैसे आपने नाम सुना होगा, आपने एनएचएआई का नाम सुना है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ट्राई है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडीज वो होते हैं जिसमें सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ये। ठीक है, तो ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब आपको समझ में आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त निकाय, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो एनएससी क्यों बनाया गया? अब देखिए जो सीएसओ काम करता था, क्या करता था? एक तरह से डेटा कलेक्शन का काम करता था। एनएसएसओ क्या करता था? ये भी यही सब काम करता था। तो इनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी डेटा कलेक्शन में। एनएससी ने क्या बनाया गया? एनएससी ने कहा कि आपको जो भी डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम आती, हम आपकी मदद करेंगे। आपको स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनएसएसओ बोल रहा है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रही है, डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा, एक्यूरेट पूरा हमें डेटा नहीं मिल पा रहा, एनएससी क्या करता है? एनएससी आपको पूरा का पूरा मदद करता है डेटा कलेक्शन में। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया आपको? एनएससी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी कमेटी के थ्रू या किस कमेटी ने रिकमेंड किया था जिसके बाद ये एनएससी बना है, तो आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी या आप बोल सकते हैं कमीशन, रंगराजन कमीशन, इन्होंने ही रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने रिकमेंड किया है, जिसके बाद ये आपका एनएससी बनाया गया है 12 जुलाई 2006 को। अब आपको समझ में आ गया।
पूरा यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई। सीएसओ क्या है, कौन इसकी आपका नेशनल इनकम की काउंटिंग करता है, मतलब कौन नेशनल इनकम काउंट करता है, कौन गणना करता है, सीएसओ। सीएसओ पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, सीएसओ बना कब, सीएसओ में टीम में कौन कौन होता है, ठीक है। सीएसओ के बाद हमने आपको बताया एनएसएसओ। एनएसएसओ क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोनों को मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया है आपको पता होना चाहिए, 23 मई 2019 को मर्ज करके क्या बना दिया गया, मर्ज करके एक नया ही डिपार्टमेंट बना दिया गया, नया ही ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, एनएसओ। और इसके चीफ किसको बनाया गया, इसका चीफ बनाया गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर को, जो कि आज की डेट में राव इंद्रजीत सिंह। इसके अलावा एक और इनका विंग होता है, वो होता है एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये क्या काम करता है, ये बोलता है सीएसओ और एनएसएसओ आपको जो भी दिक्कत आ रही है हम आपकी मदद करेंगे। किसके रिकमेंड पर ये बना है, रंगराजन कमीशन के रिकमेंड पर ये बना है। कब बना है, 12 जुलाई 2006 को। यहां तक पिक्चर एकदम क्लियर। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, नेशनल इनकम। यहां तक आप एक बार सिर्फ वीडियो को 2 मिनट के लिए बस पॉज करिए, जो भी बताया है उसको हल्का सा आप चाहें तो थोड़ा सा बैकवर्ड में जा सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही पॉज करके अपने माइंड में रिवाइज करिए कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। इसी के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। तो दोस्तों अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा नेशनल इनकम। पूरा डिटेल में समझेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था, एक हमारे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन था, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या नाम था उनका, जे.एम. कीन्स। पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है। इनके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जे.एम. कीन्स बोलते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी 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 मतलब मनी, तो मनी वैल्यू एक तरह से आप समझ लीजिए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by a monetary value of goods and services produced by a country in a फाइनेंशियल ईयर। अब थोड़ा सा इसको हिंदी में भी समझ लीजिए, बहुत आसान लैंग्वेज है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि किसी भी देश के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू, वही होता है नेशनल इनकम। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी कंट्री के द्वारा, किसी एक देश के द्वारा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। किसी भी एक देश के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, या हम बोल सकते हैं इसको मनी वैल्यू, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ये एज पर द जे.एम. कीन्स, अकॉर्डिंग टू जे.एम. कीन्स, ये उन्होंने डेफिनेशन दी है नेशनल इनकम की, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग पहुंचते हैं नेशनल इनकम को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके लिए हमको कुछ 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है, जैसे कि जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद जीएनपी हम लोग पढ़ेंगे, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे, जीडीपी के बाद जीएनपी पे चलेंगे, जीएनपी के बाद एनएनपी पे चलेंगे, और जब एनएनपी पे पहुंच जाएंगे वहीं से हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों जीडीपी क्या होता है। देखिए जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडी का जो फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है, वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्या होता है कि जो ये एब्रीविएशन होते हैं, जैसे जीडीपी का एब्रीविएशन है, इसी में ही इनकी डेफिनेशन छिपी होती है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, पता होगा आपको, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है, डोमेस्टिक मतलब कि विद इन इंडिया, मतलब या विद इन अ कंट्री,
अकेले सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन अ कंट्री, तो हम बोल सकते हैं विद इन। अब क्योंकि हम इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर हम लेंगे इंडिया, विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब कि हम यहां पर समझ सकते हैं इसको इनकम से। अब इसको आप ध्यान से समझिए, क्या इसका कहने का मतलब है। कहने का मतलब है टोटल इनकम अर्न विद इन इंडिया, टोटल इनकम, टोटल इनकम अर्न विद इन इंडिया, टोटल इनकम अर्न विद इन इंडिया। ये क्या होती है, ये होती है जीडीपी। अब देखिए यहां पर एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम मतलब कि कुल आय, इंडिया में कमाई गई कुल आय। अब वो कोई भी हो, चाहे वो आपका इंडियन हो, चाहे वो आपका जापानीज हो, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, कोई भी हो जो इंडिया में आके कमा रहा है, वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा जीडीपी में। या इसको अगर हम और थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना चाहें थोड़ा सा और, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टोटल इनकम अर्न विद इन इंडिया बाय इंडियंस, बाय इंडियंस एंड फॉरेनर्स, एंड फॉरेनर्स। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल हिंदी भाषा में अगर आपको हम बताएं तो कुल आय, कुल कमाई गए आय, यानी कि इंडिया में कमाई गई कुल आय, उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब वो चाहे इंडियंस के द्वारा कमाई गई हो या फॉरेनर्स के द्वारा कमाई गई हो, किसी के भी द्वारा कमाई गई हो, इंडिया में कमाई गई है, इसका मतलब ये क्या है, ये है जीडीपी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा, तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। जीडीपी समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी का मतलब है जीएनपी। जीएनपी क्या है, जीएनपी है हमारा ग्रॉस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए ग्रॉस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रॉस का मतलब टोटल, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब इनकम, नेशनल मतलब कि नेशनल क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो नेशनल मतलब कि क्या है, मतलब कि इंडियन। अब देखिए फर्क यहां पर आपको समझ में आ गया। टोटल इनकम अर्न बाय इंडियन, टोटल इनकम, ये आ गई आपकी जीएनपी की डेफिनेशन। टोटल इनकम अर्न, टोटल इनकम अर्न बाय इंडियन, टोटल इनकम अर्न बाय इंडियन। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, इसका कहने का मतलब क्या है, इंडियंस के द्वारा कमाई गई कुल आय ही होती है हमारी जीएनपी। इंडियंस के द्वारा कमाई गई कुल आय होती है हमारी जीएनपी। लेकिन एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, वो ये है, चाहे वो इंडिया में कमाई गई हो, चाहे वो किसी भी देश में कमाई गई हो, चाहे वो इंडिया में कमाई गई हो, चाहे वो किसी भी देश में कमाई गई हो, वो होती है जीएनपी। तो मतलब कि अगर हम इसकी और थोड़ा सा डेफिनेशन को एक्सपेंड करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं टोटल इनकम अर्नड बाय इनकम इन इंडिया, इन इंडिया, और या एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया। या हम बोल सकते हैं टोटल इनकम अर्न बाय इंडियन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया की बात करें या बाहर की बात करें, जहां पर भी इंडियंस ने कमाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीएनपी। तो आप समझ गए क्लियर क्या मतलब है, वेदर इट इज अर्नड इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडियंस के द्वारा कमाई गई है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीएनपी। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आप तीन भाई हैं या आप तीन दोस्त हैं, जो भी, कोई भी हम नाम ले लेते हैं, अनिल, सुनील, जो भी है। चलिए मैं मान लेता हूं आप तीन दोस्त हैं। ये सपोज मान लीजिए आपका पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा विश्व है, इसके अंदर ये आपका आता है इंडिया, ठीक। मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं, आप मान लीजिए एक दोस्त है आपका, उसका नाम है सुनील, दूसरा दोस्त है उसका नाम है अनिल, तीसरा मान लीजिए आप बोल देते हैं कोई भी, राकेश, ठीक है। आपने बोला सुनील इंडिया में कमाता है 1,000 रुपए, ठीक है, अनिल कमाता है 2,000 रुपए, ठीक है। राकेश जो था, इसको इंडिया में ऐसा लगा कि यहाँ हमें सैलरी मिलती है कम, तो ये इसने बोला कि हम जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में। ये चला गया मान लीजिए यूएसए में, इसने कहा हम जा रहे हैं यूएसए, हम तो वहीं कमाएंगे, यहाँ पे हमारी सैलरी कम पड़ती है। तो राकेश यहाँ से चले गए भाई साहब, कहाँ चले गए, यूएसए में, ठीक है। इनको वहां मिलने लगे 4,000 रुपए, ठीक है। और मान लीजिए आपका ही कोई एक फ्रेंड था, या आपसे कोई बातचीत करते करते आपसे फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, वो कोई यूएसए में रहता था, मान लीजिए उसका नाम था जॉन,
ठीक है, उसने बोला कि हमको इंडिया पसंद है, हम इंडिया में आके काम करना चाहते हैं, वहां पे जॉब करना चाहते हैं। आपका एक दोस्त था, मान लीजिए उसका नाम था जॉन, उसको यहाँ मान लीजिए उस 3,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जॉन क्या है, फॉरनर। जॉन क्या है, फॉरनर। अब आप जीडीपी और जीएनपी का यहां से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए बहुत आसान है। ये है आपका पूरा इंडिया और बाहर का पूरा है वर्ल्ड। ठीक है, जीडीपी की अगर बात करें तो मैंने आपको जीडीपी का मतलब क्या बताया था, जीडीपी का मतलब बताया था आपको टोटल इनकम, टोटल इनकम विद इन इंडिया। तो अगर इंडिया के अंदर की हम बात करें तो इंडिया के अंदर कौन कौन क्या क्या कमा रहा है, टोटल, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल इनकम या टोटल अर्न इनकम विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। अब आप देखिए इंडिया कहां पर है, ये है हमारा इंडिया, इसके अंदर जो भी लोग कमा रहे हैं ये सब जीडीपी है। क्या हुआ, मतलब कि यहां पर जीडीपी क्या हो गई, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 कितना हो गया, 6000। यानी कि ये क्या है, ये है हमारा जीडीपी। इंडिया के अंदर ये सारे के सारे लोग कमा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो इंडियन है कि फॉरेनर है, उससे कोई मतलब नहीं, इंडिया में कमा रहे हैं, हमारे देश में कमा रहे हैं, तो ये आ जाएगा जीडीपी। अब बात करते हैं जीएनपी की, थोड़ा सा अब हम समझते हैं जीएनपी को। जीएनपी क्या कहता है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब क्या कह रहा है, इंडियंस के द्वारा कमाई गई इनकम, इंडियंस के द्वारा कमाई गई इनकम, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे कहीं भी कमाए, इंडियंस ने कमाई है तो वो आएगी जीएनपी में। तो अगर हम इसमें पूरे जो आपके सामने फिगर है तो इसमें देखें इंडियंस कौन कौन है, सुनील इंडियन है, अनिल इंडियन है, जॉन इंडियन है क्या, नहीं है, फॉरेनर है। तो क्या इसकी जो इनकम है ये जीएनपी में आएगी क्या, नहीं आएगी, नहीं काउंट करी जाएगी, लेकिन जीडीपी में काउंट करी जाएगी। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर कमा रहा है, हमारे देश के अंदर रहकर कमा रहा है, इसलिए जीडीपी में जाएगा ये, लेकिन जीएनपी में नहीं आएगा। और यहां पर आप देखिए राकेश यूएसए चला गया था, वो यूएसए में कमा रहा है, लेकिन ये तो इंडियन है ना। तो जीएनपी क्या कहता है, जीएनपी कहता है टोटल इनकम अर्न बाय इंडियंस। तो इंडियन कौन कौन है, सुनील है, अनिल है और राकेश है। तो यहां पर हमारा जीएनपी क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 2000 प्लस 4000 कितना हो गया, 7000। यही तो हुआ ना, जीएनपी कितना हो गया 7000, जीडीपी कितना हो गया 6000। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें, जीडीपी से हमको जीएनपी के बीच में एक रिलेशन बनाना है। तो अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। रिलेशन बनाने के लिए हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं, देखिए जीडीपी कितना है 6000, जीएनपी कितना है 7000। ठीक है, हमें रिलेशन बनाना है, कैसे हम रिलेशन बना सकते हैं, 6000 में अगर हम 1000 जोड़ दें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, 7000 ही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1000 रुपए हमने ऐड किए हैं ये कहां से आया है, ये तो आपका हो गया जीडीपी, ये आपका हो गया जीएनपी। अब ये जो 1000 रुपए आए हैं जो मैंने ऐड किए हैं, 6000 में अगर आप 1000 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 7000 ही तो होगा। लेकिन ये 1000 रुपए आए कहां से, थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल में, ये 1000 रुपए आखिरकार आए कहां से। अब आप देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एफ आई एफ ए और एफ आई टी ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एफ आई एफ ए का मतलब क्या है, एफ आई एफ ए का मतलब है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहां क्या है एफ आई टी ए, फैक्टर इनकम, इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहां पर देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, विदेश से हमारे पास क्या आय आ रही है, बाहर से हमारे पास क्या इनकम आ रही है, आपको पता है क्या आ रही है। जी हाँ, राकेश जो बाहर गया है ये हमारी इनकम जो आ रही है कहां से आ रही है, विदेश से आ रही है। और यहां नीचे क्या लिखा है, एफ आई टी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश में जाने वाली या विदेश को होने वाली आय कौन सी, जॉन जो कमा रहा है ये अपने देश के लिए कमा रहा है, कुछ ना कुछ पैसा अपने घर पे भेजता ही होगा, अपनी कंट्री में भेजता ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एफ आई एफ ए कितना हुआ 4000, एफ आई टी ए कितना हुआ 3000। फिर से बता देता हूँ, एफ आई एफ ए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से होने वाली आय, एफ आई टी ए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश को होने वाली आय।
समझ गए, सिंपल सा मतलब है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखें तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, बनेगा जीडीपी, जीडीपी प्लस एफ आई एफ ए, विदेश से होने वाली आय, विदेश से, माइनस एफ आई टी ए, टू अब्रॉड है यानी कि विदेश को होने वाली आय, यही हमारा हो जाता है जीएनपी। तो अगर हम यहां पर देखें जीडीपी हमारा कितना निकला था 6000, विदेश से होने वाली आय तो ये राकेश ने कितना कमाया था 4000, और उसके बाद यहां पर है विदेश को होने वाली आय, जॉन अपने देश में कितना लेके जा रहा है 3000, तो विदेश को कितनी आय हो रही है 3000, इज इक्वल टू जीएनपी। तो आप देख सकते हैं 4000 माइनस 3000 कितना होगा 6000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 7000, और यही शायद हमारा जीएनपी निकल कर आया था। अब ये आप देखिए यहां पर जो ये मैंने 4000 माइनस 3000 किया है, ये जो 4000 माइनस 3000 किया है, क्या किया है मैंने किया है एफ आई एफ ए माइनस एफ आई टी ए, ये हमारा क्या हो जाता है, सॉरी एफ आई टी ए, एफ आई टी ए 4000 में से मैंने आपका 3000 घटा दिया, तो ये जो हमारा हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या निकल के आ जाता है, ये निकल के आ जाता है NFIA, NFIA। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमने एक नेट कर दिया, मतलब कि वहां से कितनी आ रही है वहां कितनी जा रही है, हमने दोनों को डिफरेंस देखा, दोनों का कितना, जितना डिफरेंस था हमने उसको बोल दिया कि हाँ ये नेट इनकम है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं किया है। तो यहां पर आपको एक और फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, जीडीपी प्लस NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम, अगर हम जीडीपी में जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है जीएनपी। यहां तक पिक्चर क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है, क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है। अब आप चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, एक बार समझिए जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है, और फिर एग्जाम्पल से समझिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जीडीपी मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको, इंडिया के अंदर होने वाली आय, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो, चाहे इंडियंस हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी हो, इंडिया के अंदर कमा रहा है तो वो आएगा जीडीपी। जीएनपी क्या है, नेशनल्स, इंडियंस के द्वारा कमाई गई जो इनकम है वो होती है जीएनपी, चाहे वो इंडिया में कमा रहा हो चाहे वो वर्ल्ड में कमा रहा हो। आप एक बार 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा रिवाइज करिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जीडीपी कर लिया है, हम लोगों ने जीएनपी कर लिया, और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जीडीपी से शुरू हुए थे, जीडीपी से हमें किधर चलना था, हमें चलना था जीएनपी की तरफ, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जीएनपी से हम लोग चलेंगे एनएनपी की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जो हमारी जीएनपी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप आज सामान खरीदते हैं, आप आज मान लीजिए कोई मोबाइल खरीद के लाते हैं, मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, कल आप उसको बेचने जाएंगे, मान लीजिए आपने आज एक मोबाइल फोन, मान लीजिए आपने एक 20,000 का आपने एक मोबाइल खरीदा, आज आपने खरीदा, आपने कहा कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दूसरा मोबाइल लेना, मैं इसको बेचता हूँ। तो आप जब उसको बेचने जाएंगे तो क्या वो 20,000 पे बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा, कुछ ना कुछ कम वैल्यू पे बिकेगा। हो सकता है 17,000 में बिके, हो सकता है 18,000 में बिके, हो सकता है 15,000 में बिके, जो भी वैल्यू, मान लीजिए 16,000 में बिका, तो आपको क्या हुआ, 4,000 रुपए की कमी हुई। यहाँ पर 4,000 रुपए कम पर आपने बेचा तो क्या हुआ, ये जो आपका मोबाइल की वैल्यू थी ये 4,000 रुपए कम हो गई, जबकि आपने एक दिन बाद ही बेचा, एक ही दिन बाद इसकी 4,000 रुपए कम हो गई। तो ये इसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो जीएनपी में से जब आप डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रीशिएशन को घटा देते हैं, जीएनपी में से डेप्रीशिएशन को घटा देते हैं, तो आपका बन जाता है एनएनपी, जिसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, जीएनपी क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। जो एनएनपी की बात हो रही है यहीं से कैलकुलेट किया जाता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है।
नेशनल इनकम। अब देखिए दो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड होती है हम कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। एक तो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है हमारा मार्केट प्राइस। अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, सिंपल सा समझिए। मान लीजिए आपकी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई एक छोटी सी कंपनी, मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए आप, चलिए मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं। आप मोबाइल बना रहे हैं, आपने मोबाइल बनाया, आपने पूरा मैन्युफैक्चर कर लिया, सब कुछ सारा कुछ सामान इधर उधर से ले लेके असेंबल करके आपने मोबाइल बनाया। आपको बनने में आपने देखा कि मेरा टोटल इतना खर्चा आया, करीब करीब 9,000 रुपये में मेरा मोबाइल बना। ठीक है, अब आप इसको बेचेंगे तो क्या आप 9,000 रुपये में बेचेंगे? कितने में बेचेंगे आप जब इसको बाहर बेचने जाएंगे तो सीधी सी बात है आप इसमें टैक्स भी ऐड करेंगे। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे, तब वहां पर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टैक्स होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल सी चीज समझिए, आपने बनाया 9,000 रुपये का मोबाइल, गवर्नमेंट ने इसमें बोल दिया कि हम टैक्स लेंगे, तो आपने उस टैक्स को, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला 1,000 रुपये हम टैक्स लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया टैक्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000। ये जो आपकी कॉस्ट लगी, जितना भी आपने अपने प्रोडक्शन में कॉस्ट लगाई, ये आपका क्या था? इसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। और जब आपने इसमें टैक्स ऐड कर दिया, उसके बाद हमारा क्या आ गया? उसके बाद हमारा आ गया ये मार्केट प्राइस, मतलब कि बाजार पर मूल्य, बाजार का मूल्य। आप 10,000 में बेचोगे। अब यहां पर एक और चीज आती है, यहां पर देखिए, अभी थोड़ा सा इसको और टेक्निकली समझें तो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट जो होती है, फैक्टर कॉस्ट, इसमें अगर हम टैक्स जोड़ दें, टैक्स या हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपने मोबाइल बनाया 9,000 रुपए का, ठीक है, सरकार ने आपसे बोला कि हम 1,000 रुपए टैक्स लेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको छूट देती है, सब्सिडी देती है, तो आपने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 200 रुपए की सब्सिडी देंगे, तो यहां पर आपने 200 रुपए जो सब्सिडी है माइनस किया, सब्सिडी। तो आपने 9,000 का मोबाइल बनाया, 1,000 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, 200 रुपए की छूट दी, तो ये टोटल आपको कितना पड़ा? 9,800 रुपए। तो ये हुआ आपका मार्केट प्राइस। क्लियर पिक्चर? मार्केट प्राइस क्या होता है, समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है कि नॉर्मल सी चीज है कि आपने कोई भी चीज 2,000 की बनाई, उसमें सरकार ने जो है 500 रुपए आपका टैक्स लगा दिया, मान लीजिए 200 रुपए टैक्स लगा दिया, तो आप बाहर कितने में बेचोगे? सीधी सी बात है 2,200 में। लेकिन अगर हम यहाँ नेशनल इनकम की बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकली इसको अगर हम समझेंगे तो क्या होता है एक्चुअल में मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट जितने में आपने अपना सामान बनाया, उसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी, सब्सिडी दे दी, तो आपने ये सब कैलकुलेट किया, उसके बाद जो फाइनल प्राइस निकल के आया, वो निकल के आया, उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं उसे हम? मार्केट प्राइस। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया था 9,000 रुपए थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? सब्सिडी माइनस कर दी, तो हमारा क्या निकल के आया? हमारा निकल के आया मार्केट प्राइस। अब देखिए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है, इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें तो क्या निकल के आ जाता है? निकल के आ जाता है भैया मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब देखिए, जो अभी हम आपकी बात कर रहे थे एनएनपी की, एनएनपी अभी हम आपको बता रहे थे ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन, या जो एक तरह से ये समझिए कि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी आइटम की जो वैल्यू जितनी कम हो जाती है, वही होता है डेप्रिसिएशन। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एनएनपी। तो यहां से हम एनएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। या फिर इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम ये बोल सकते हैं एन एन पी
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी तो बोल सकते हैं इसको, हम कुछ नहीं किया मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को खाली राइट साइड कर दिया तो वो माइनस में हो गया। और यही होता है आपका नेशनल इनकम, यही होता है आपका नेशनल इनकम, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर समझ में आ गया? जीडीपी, जीडीपी से जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी, और कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम, क्या होती है फैक्टर कॉस्ट और क्या होता है मार्केट प्राइस। क्लियर समझ में आ गया है? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आप लिख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये क्या होती है? ये होती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। ठीक है, जैसे किसी भी देश की अगर हम कैलकुलेट करेंगे या किसी इंडिविजुअल की भी कैलकुलेट करेंगे, किसी स्टेट की भी कैलकुलेट करेंगे, तो पूरी नेशनल इनकम और डिवाइडेड बाय जो उसका एरिया है, उस एरिया में जितनी पॉपुलेशन है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की, बिहार की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो बिहार की कैलकुलेशन पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे। तो समझ में आ गया आपको? क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, क्या क्या बता दिया है नेशनल इनकम में। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। क्या बताया था नेशनल इनकम? जेएम कीन्स ने एक आपको डेफिनेशन दी, वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया? हमने किया जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। फिर हमने आपको बताया जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, ये भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो हम जीडीपी से गए जीएनपी पर, जीएनपी मतलब जीडीपी और जीएनपी के बीच एक रिलेशन बनाया, और उसके बाद जीएनपी से हम पहुंच गए एनएनपी पर। और एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, वही होता है हमारा नेशनल इनकम। आई होप आपको नेशनल इनकम पूरा एक तरह से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, रेलवे उठा लीजिए, आपका स्टेट पीएससी का एग्जाम उठा लीजिए, यूपीएससी उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, नेशनल इनकम से रिलेटेड जनरल नॉलेज तक का जो आपका सेक्शन होता है, जीके का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, आपका एसएससी का पेपर, बैंकिंग का, उसमें तक में आपको ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग सब कुछ करिए, जितना हो गया, जितना पढ़ा दिया है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक पर। ठीक है।